नमस्कार, मैं नागेंद्र यादव। देख रहे हैं आप स्वाभिमान एक्सप्रेस। कहते हैं जब हौसला बना लिया हो ऊंची उड़ान का तो फिर फिजूल है कद देखना आसमान का। इस कहावत को सच करके दिखाया है गोरखपुर के लाल अर्पित गुप्ता ने। पूरे भारत में 54वीं रैंक हासिल करके IAS बने हैं। सबसे पहले हम इनको शुभकामनाएं देते हैं। भाई बधाई हो आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्वाभिमान एक्सप्रेस से जुड़ने में आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। और मैं आपके चैनल की रिस्पेक्ट करता हूं और मैं चाहता हूं कि आपके चैनल के थ्रू जो भी आप बातचीत मेरी पहुंचाना चाहते हैं लोगों तक वो पहुंचा पाऊं। IAS बनने की कहानी क्या रही भाई? महज 23 साल की उम्र में आपने कहीं ना कहीं इतिहास रच दिया है, गोरखपुर समेत देश का नाम रोशन किया है। मेरी जो रही है अभी तक की पढ़ाई, मैंने 2015 में 12वीं पास की थी। इसके बाद मैंने IIT रुड़की से BTech किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। 2019 में मैं वहाँ से ग्रेजुएट हुआ था। उसके बाद मैंने 3 महीने जॉब करी है फाइनेंशियल मार्केट एनालिस्ट की। उसके बाद सितंबर 2019 में मैंने प्रिपरेशन शुरू करी है इस एग्ज़ाम की। उसके बाद मैंने अभी लगभग 2.5 साल इस एग्ज़ाम को दिए हैं। फाइनली अब मैंने इसको क्रैक किया है। यानी सिर्फ 2.5 साल की उम्र में पूरे देश में 54वीं रैंक। लग रहा है कि कोई मतलब आप घूमते नहीं थे या खेलते नहीं थे, सिर्फ पढ़ाई पे ही विशेष फोकस रहता था। ऐसा नहीं है, मतलब मेरी डेली की दिनचर्या में खेलना एक अहम हिस्सा रहा है। अभी अगर आप मुझे देखेंगे यहाँ पे या फिर मेरे आसपास के जो भी दोस्त हैं या लोग हैं उनसे पूछेंगे तो वो बताएंगे आपको कि मैं काफ़ी टाइम खेलते हुए पाया जाता था। लेकिन मेरी जो सक्सेस का सीक्रेट है, सबसे बड़ी चीज़ है, वो है कंसिस्टेंसी। तो मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी है, कंसिस्टेंटली डेली मैंने पढ़ाई की है 8 से 9 घंटे, और उसमें मैंने कभी भी कमी नहीं होने दी है। उसके अलावा जो टाइम बचता था उसमें मैं खेल भी सकता था। उसमें मैं मेरी जो भी मेरे मन की बात होती थी, जो भी मेरे मन के अंदर कुछ रहता था करने का, वो मैं करता था। लेकिन उन 8 से 9 घंटों के बीच में नहीं, उन 8 से 9 घंटों के बीच में मैं डेली पढ़ता था। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि डेली जो पढ़ाई है डेली करनी है, चाहे जितने भी आप आवर्स आप पढ़ रहे हो, जितने भी घंटे पढ़ रहे हो। लेकिन अगर आप डेली जब पढ़ोगे तभी आप जो है एक मतलब इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के नज़दीक पहुँचेंगे। यानी आप कहना चाहते हैं रूटीन नहीं टूटना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, आंधी आए या तूफान आए, कंसिस्टेंटी बरकरार रहनी चाहिए, तब जाकर के कोई लक्ष्य हासिल हो सकता है। बिल्कुल, मैं ये एकदम कहना चाहता हूँ। और इनफैक्ट मैं जो भी लोग मुझे अभी देख रहे हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि जो कंसिस्टेंसी है वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए इन एनी केस, क्योंकि यही है जो आपको इस जो इतना एग्ज़ाम है ये इसके नज़दीक लेके जा रही है। और क्योंकि आप जब जॉब में जाएंगे इसके बाद तो कहीं ना कहीं आपको इस तरह की छुट्टियां नहीं मिल सकती हैं, क्योंकि वो एक को ऐसी पोस्ट पे, एक ऐसी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे जाने वाले हैं जहाँ पे आपको हर समय जनता की सेवा में उपस्थित रहना होगा। तो इसकी आदत आपको अभी से डालनी चाहिए। ये मतलब आपका पहले ही प्रयास में IAS क्वालिफाई हो गए या फिर ये दूसरी या तीसरी बार प्रयास रहा? ये मेरा दूसरा प्रयास था। इससे पहले मैंने मेरे पहले प्रयास में प्रीलिम्स क्लियर किया था, लेकिन मेंस में मेरा क्लियर नहीं हुआ था। मेंस क्लियर ना होने की कोई वजह? मेंस में मेरे 735 मार्क्स थे उस ईयर, और 736 उस साल की कट ऑफ थी जनरल की। तो मेरा उस साल मेंस क्लियर नहीं हुआ था। और उस मेंस के 20 दिन पहले मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, मुझे चिकन पॉक्स हो गया था। तो मुझे अचानक से घर आना पड़ा था। उस समय मैं दिल्ली में रहता था। तो मैं उस दिन 20 दिन के लिए घर आ गया था। फिर मैं एग्ज़ाम की 1 दिन पहले ही दिल्ली पहुंचा था, और एग्ज़ाम के टाइम पे भी मुझे फिर से एक निमोनिया हो गया था। तो मुझे एग्ज़ाम के टाइम पे भी फीवर के साथ देने पड़े थे सारे पेपर्स। तो मैं पूरी तरह से फिज़िकली वेल नहीं था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला है मेरी आगे की पढ़ाई पे, क्योंकि उसके बाद मैंने अपने हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि मुझे लगा कि हेल्थ जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम में। और जो एक्सटर्नलिटीज़ हैं, जो भी चीज़ें, बाहरी चीज़ें जो मुझे अफेक्ट करने वाली थी, उन सभी पे मैंने कोशिश की कि उन सभी चीज़ों को कम से कम असर होने दिया जाए, उन सभी चीज़ों का मेरे ऊपर। पहली बार में जब आप बता रहे चिकन पॉक्स की वजह से आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्या उस समय हौसले टूटे थे? हौसले अक्सर लोगों के टूट जाते हैं, मनोबल डाउन होता है, ऐसा कुछ आपके साथ? हाँ, मैं ये कहूँगा कि मैं बहुत ही दुखी हुआ था जब मेरा मेंस नहीं निकला था। हालांकि उस बार मुझे सिलेक्शन की उम्मीद नहीं थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे इंटरव्यू कॉल ज़रूर आ जाएगा। तो मुझे उस समय पता नहीं था कि मेरा कितने मार्क्स से नहीं हुआ है। मुझे ये चीज़ जो है रिज़ल्ट आने के जो मेरा मेंस का रिज़ल्ट था उसके 6 महीने बाद पता चली थी। जब फाइनल रिज़ल्ट आया था उसके बाद पता चला था मुझे कि मेरी जो मार्कशीट है उससे मुझे पता चला कि 1 मार्क्स से बस मैं रह गया था। तो मुझे उसके बाद जो है एक तसल्ली मिली। लेकिन
जस्ट रिज़ल्ट के बाद मैं बहुत दुखी था। मतलब मैं कहीं ना कहीं अपने आप को इस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार मान रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मैं इस एग्ज़ाम के बारे में नहीं समझ पाया हूँ। बट मुझे फिर धीरे धीरे करके ये रियलाइज़ हुआ कि कहीं ना कहीं अभी मुझे और भी बहुत सारे काम करने बाकी हैं और मुझे लगता है कि इस मेहनत को और बढ़ाने की ज़रूरत है। तो उसके बाद जब कोविड का सेकेंड वेव आ गया, उसके जब मेरा रिज़ल्ट आया था मेंस का मार्च 2021 में, उसके 1 महीने बाद ही कोविड का सेकेंड वेव हिट किया था इंडिया को। तो उस समय मैं घर पे ही था, तब से मैं घर पे ही हूँ। उसके बाद से मैंने घर पे ही पढ़ाई शुरू कर दी थी। जब मेरे पहले अटेम्प्ट में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, उसके बाद से मैं घर पे ही हूँ, जब मैं मेंस दे लिया था उसके बाद से। तो पिछले 1-1.5 साल से मैं घर पे ही हूँ और मैं घर पे ही पढ़ रहा हूँ। तो मुझे ये समझ में आया कि घर पे पढ़ना जो है ज़्यादा आसान है और यहाँ पे किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो धीरे धीरे करके मैंने घर पे पढ़ाई का एक रूटीन बनाया और उस रूटीन को मैंने पूरी तरह से फॉलो किया। तो क्या मतलब आप ऑनलाइन शिक्षा लेते थे या फिर स्वतः अध्ययन था? मैंने अब ये जो पूरी तैयारी है मेरी जीएस की और मैथ्स की, ये दोनों मैंने खुद से की है। मैंने कोई भी कोचिंग इन दोनों सब्जेक्ट्स के लिए नहीं ली है। मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी थी कुछ कोचिंग्स की, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ लगाने से कहीं ना कहीं एग्ज़ाम के बारे में अच्छे से पता चलता है किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, प्रैक्टिस कैसी रहेगी। तो मैंने उन टेस्ट सीरीज़ के लिए कोचिंग्स की हेल्प ली थी। और इंटरव्यू जो था उससे पहले मैंने कुछ कोचिंग्स में इंटरव्यू के मॉक्स दिए थे। भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में स्पष्ट कहा है कि कर्म से सब कुछ संभव है। यदि संघर्षों भरा कर्म है तो सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी। एक कहावत है कि 1000 बार की बिजली गिरे, लाख आंधियाँ उठे, वो फूल खिल कर रहते हैं जो खिलने वाले होते हैं। इस कहावत को सच करके दिखाया है गोरखपुर के लाल अर्पित गुप्ता ने। अब हम अगली कड़ी में बात करना चाहते हैं कि अर्पित गुप्ता के माता पिताजी भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत जाहिर सी बात है बहुत खुश होंगे। सबसे पहले हम इनकी माँ से बात करते हैं। चाची, बेटा तो आईएएस बन गया, अब इसके बाद भारत देश में कोई नौकरी होती नहीं है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत हंस रही हैं आप। खुशी महसूस हो रहा है और क्या होगा, बच्चे का जब कहीं हो गया सूरत तो खुशी तो होगी ही। बच्चा जो पढ़ाई कर रहा था, मेहनत किया, कहीं भी सिलेक्शन उसका हो जाए तो खुशी होती है। अच्छे पद पे हुआ तो और खुशी हो रही है। अब इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है? क्या घर का माहौल क्या है, रिश्तेदारों या फिर अगल बगल कॉलोनीज के? सारे रिश्तेदार क्या कर रहे हैं लोग आपके बेटे के बारे में? सब लोग अच्छा कर रहे हैं कि अच्छा था, अच्छा हुआ। शुरू से मेहनत कर रहा था, सब लोग कहते थे मेहनत कर रहा था, बच्चा अच्छा है, निकल गया तो सबको खुशी है। रिश्तेदारों को, मोहल्ले को, सब लोग, मार्केट के सब लोगों को, सबको खुशी है। किसी को नहीं कि बच्चा कैसे निकला। भाई सब लोग जान रहे थे कि मेहनत करता है, किसी के यहाँ आता जाता नहीं है, किसी से नहीं कुछ था, पढ़ाई करता था। शाम को यहाँ जब से तो शाम को बस 1 घंटा जाते थे खेलने, 1-2 घंटा मार्केट से घूम के दोस्तों के साथ आ जाते थे। और इधर तो जो है जब से 5-6 महीने से लाइब्रेरी यहाँ पे हो गई है तो लाइब्रेरी में ही चले जाते थे। सुबह में जाते थे, 2 घंटा रहते थे, 3 घंटा, फिर दोपहर में आके नहा खाना खा के 1 घंटा फिर जाते, तो रात में 9 बजे 10 बजे फिर आते। तो कभी कभी 9 बजे आते तो खाना खा के चले जाते, 11 बजे आते। एग्ज़ाम था उधर तो इधर तो आ जाते हैं 9 साढ़े 9 बजे तक ही आ जाते हैं। तो जब से देख कर के आ गए माँ की इंटरव्यू तो फिर 9 बजे आ जाते हैं। नहीं तो फिर जब एग्ज़ाम था, पढ़ाई देना था तो फिर 11 बजे आते थे। खाना खाने के जाके भी फिर तैयारी करते, 2 घंटा पढ़ाई कर लेते तो आते थे। और क्या लगता है कि मतलब अक्सर देखा जाता है इकलौते लड़के होते हैं तो काफ़ी बिगड़ जाते हैं या शरारती होते हैं। अर्पित के अंदर ऐसा कुछ बचपन से था कि नहीं? टाइम ही नहीं मिला ना। जैसे ये तो थे तो शुरू में गए थे यहाँ पे 8th क्लास ही पढ़े नवल से। फिर उसके बाद इनकी इच्छा थी जीएन में पढ़ने की, जीएन का इंटरेस्ट दिए, इनका एडमिशन हो गया, वहाँ आ गया। तो फिर 4 साल ये गोरखपुर रह के पढ़े। फिर वहीं से तैयारी किए थे 11 में। फिर उसके बाद वहाँ पे इनका जेई में हो गया तो रुड़की चले गई। इनके पास टाइम ही नहीं था कि यहाँ आकर के कैसे वो करें। इनको कि यहाँ आके घूमने का टाइम नहीं था ना। तो जब तक वहाँ पे गोरखपुर पढ़े तब तक 20 दिन की छुट्टी होती थी, उसमें भी अगली तैयारी करनी रहती। वही 9th में जो थे फिर हाई स्कूल की तैयारी करनी थी। हाई स्कूल का एग्ज़ाम देने के बाद फिर फर्स्ट ईयर की तैयारी करनी थी कि एडमिशन, क्योंकि जीएन में फिर एडमिशन इंट्रेंस लेकर के एडमिशन लेते हैं। तो फिर टाइम मिलता कहाँ था। और भी वहाँ से रुड़की से भी आते थे तो भाई वो भी छुट्टी है 20 दिन 25 दिन की। भाई सब वहाँ होता था, जैसे दिसंबर में छुट्टी होती थी तो फिर तब आते थे या फिर इधर आते थे जून में। और फिर आने का तो इधर काफ़ी त्याग किया इन्होंने, परिवार से दूर रह करके खेलने घूमने पे पाबंदियां थी। पहले साल जब इनका रिजल्ट जब वो हो गया था तो फिर होली के दूसरे दिन ही चले गए।
कि होली के दिन ही जा रहे थे बहुत जिद, लेकिन मना करने होली के दूसरे दिन ही चले गए थे। लेकिन 15वें दिन फिर जब कोविड तेज हो गया तो फिर वापस आ गए। तो फिर उसके बाद जाने का नहीं कहे, वहाँ जाने में दिक्कत हो रही है। इनको तो बहुत दुखी हुआ तो चले गए कि नहीं जाके हम रहेंगे, लेकिन फिर वहाँ जब दिक्कत हो गया, खाने पानी की भी दिक्कत होती। अब कोविड में बाहर का नहीं खाना, मेड भी नहीं आ पाती, तो खाना पीना जब नहीं मिलेगा तो कोई कैसे रह पाएगा, ये दिक्कत थी। तो फिर वापस आ गए, तो भाई आप यहीं आओ रहो। तो हमारे साथ इस समय अर्पित गुप्ता के पिताजी भी मौजूद हैं। वो पिता जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जाता है, मेहनत मजदूरी करता है, अपने परिवार का पालन पोषण करता है। चाचा जी, आपका बेटा IAS हो गया है, इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है कि आप बहुत ही खुश होंगे। तो मतलब आप क्या संदेश देना चाहते हैं औरों को, या फिर अपने ज़िले को, या फिर अपने देश को? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी घर परिवार का परिवेश या परिस्थितियाँ हैं, उनको देखते हुए बच्चों को बहुत ही ईमानदारी और लगन के साथ पढ़ाई लिखाई की को करना चाहिए, ताकि उनको कोई एक अच्छी दिशा मिल सके। और अन्यथा वो इधर उधर रहेंगे तो फिर उन्हें वो दिशा नहीं मिल पाएगी, फिर वो आगे बढ़ नहीं सकते। और इसके लिए सबसे ज़रूरी है पारिवारिक परिवेश। घर परिवार में माता पिता जो भी श्रेष्ठ जन हैं, उनको इस बात की ताकीद करनी चाहिए कि बच्चा मेरा इधर उधर ना जाए, अच्छे ढंग से पढ़ाई लिखाई करे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। समाज को देखते हुए आजकल के जो परिवेश है उसमें ऐसा ही है, बिगड़ने के तो बहुत चांसेस हैं, बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और मैं यही कहूँगा कि समाज को देखते हुए बच्चों को इस तरह से संस्कार दीजिए कि कोई एक दिशा में जाएं। वो ऐसे चौराहे पर न खड़ा करिए कि उन्हें वो दिशाहीन हो जाए, मुझे कहाँ जाना है। उन्हें एक दिशा आप देना शुरू करिए, ताकि वो वक्त पे महसूस कर सकें कि अब हमको कौन सी दिशा अपने से जो है तलाशनी है। IAS बनने का सपना ये मतलब इनका खुद का था, या अक्सर लोग पिता कहते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर, इंजीनियर या IAS ही बनेगा, बच्चे का मन करता है कि मैं क्रिकेटर बनूं, खिलाड़ी बनूं, या अर्पित का मन था क्या कि मैं ही IAS बनूंगा, या फिर आपका सपना था, अर्पित ने आपका सपना पूरा किया है? देखिए, हर माँ बाप का कुछ न कुछ तो सपना होता ही है, लेकिन जब ये IITian हो गए तो मैंने कहा ठीक है, नौकरी शुरू किए, 2-3 महीने नौकरी की। उन्होंने कहा कि मैं पढ़ाई करूँगा, तैयारी करूँगा सिविल सर्विसेज की। तो हमने कहा ठीक है, सिविल सर्विसेज की आप तैयारी करिए, मुझे कोई आपत्ति है नहीं। आप अपने भविष्य को आप संवार सकते हैं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। बहुत मैं करूँगा, मेरे पास वित्तीय सहमति, वित्तीय व्यवस्था है, उसके लिए मैं पूरी तरह से तत्पर था इनके साथ, और वो मैंने किया, और उसका प्रतिफल सामने है। आपके जहन में कब आया कि मुझे IAS बनना है? 11th 12th क्लास में मैं इस चीज़ पे ऑलरेडी सोचना शुरू कर दिया था, लेकिन क्योंकि उस समय मेरी इतनी बड़ी एज नहीं थी कि मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ों पे जानकारी हो कि IAS का काम क्या होता है या क्या चीज़ें हैं। तो इसके बाद जब मैं कॉलेज गया तो मैं धीरे धीरे इनके काम को, इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कॉलेज में शुरू में तो टाइम नहीं मिलता, और हम अलग अलग चीज़ों में कॉलेज में इन्वॉल्व होते हैं, मतलब डिफरेंट स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, कल्चरल ग्रुप्स होते हैं, टेक्निकल ग्रुप्स होते हैं, ब्रांच से रिलेटेड पढ़ाई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर मुझे फाइनली जो है 4th ईयर 3rd ईयर 4th ईयर में जो है अब लगा कि अब जो है इस एग्ज़ाम के लिए थोड़ा सीरियस होना चाहिए। तो मैं फिर धीरे धीरे जो है लोगों की स्ट्रैटेजी पढ़ना शुरू किया कि कैसे लोग प्रिपरेशन करते हैं, क्या रोल रहता है। उसके बाद जब मैंने 3 महीने जॉब कर रहा था जब मैं, तो उस समय मैंने जो है पूरी तरह से एक स्ट्रैटेजी बनानी शुरू की कि मुझे कैसे पढ़ाई करनी है जॉब छोड़ने के बाद। तो जिस दिन मैंने सितंबर 2019 में अपनी जॉब छोड़ी थी, तो उसके बाद से मेरे पास उस समय प्लान रेडी था कि मुझे कैसे पढ़ना है। तो मैंने सितंबर 2019 से वो पढ़ाई शुरू की, और मैंने कंसिस्टेंटली अभी तक पढ़ाई की है। उस बीच में मैंने कभी भी ब्रेक नहीं लिया है पढ़ाई से। अच्छा, कोई आपका इस मतलब दौरान तैयारी से लेकर के IAS बनने तक की कोई आपका आदर्श रहा हो? क्योंकि लोग 30-35 साल लगा देते हैं IAS बनने में, और आप महज 23 साल की उम्र में ही IAS बन गए, जाहिर सी बात है बहुत खुश होंगे। कोई आदर्श या कोई प्रेरणा स्रोत आपका? मेरा ऐसा कोई आदर्श नहीं है,
लेकिन मैं बस खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं अभी ऐसा हूँ तो मैं अपने आप को आज से 20 दिन बाद कैसा देखना चाहता हूँ, मैं अपने आप को आज से 10 महीने बाद कैसा देखना चाहता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ अपने आप में जो भी थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट का स्कोप है मैं लेके आऊँ। मैं कोशिश करता हूँ कि खुद को क्रिटिसाइज़ करूँ कि यार मैं इस जगह पे गलत हूँ। मैं खुद के बारे में बहुत सोचते रहता हूँ। मुझे लगता है कि अच्छा ये चीज़ मेरे में प्रॉब्लम है, या फिर ये मैं गलती कर रहा हूँ एग्ज़ाम में भी कि अच्छा ये मेरे टेस्ट में ये गलती हो रही है, या फिर मैं इस तरीके से गलत सोच रहा हूँ, या फिर मैं इतना कम पढ़ रहा हूँ, या फिर मैं यहाँ पे टाइम दे रहा हूँ। तो मैं इन सब चीज़ों पे सोचते रहता हूँ ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊँ। और वो जो इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट है, जो गलतियों को कम करने की क्षमता है, जो गलतियों को मिनिमाइज़ करने की क्षमता है, वो मैंने डेवलप की है इस एग्ज़ाम के दौरान, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की है। अच्छा, एक सवाल और लेना चाहेंगे आपसे। इंटर तक की शिक्षा दीक्षा कहाँ प्रारंभ हुई और उसके बाद आपने कौन सी शिक्षा प्रारंभ की? मैंने 8 तक तो यहीं सहजनवा में ही पढ़ाई की है। इसके बाद 9, 10th, 11th, 12th मैंने जी.एन. नेशनल पब्लिक स्कूल गोरखपुर से पढ़ाई की है। उसके बाद जब मैं 12th में था तभी मैंने IIT JEE का एग्ज़ाम दिया, तो उस साल मेरा JEE एडवांस में सिलेक्शन हो गया। उसके बाद मैंने IIT रुड़की से पढ़ाई करी है। तो IIT रुड़की से जैसे ही निकला उसके बाद से वही जॉब करने के बाद फिर मैंने शुरू कर दी थी प्रिपरेशन। एक अच्छा खासा जॉब था आपके पास, IIT जैसे IIT का जॉब बहुत मतलब माना जाता है, तो क्या उससे संतुष्टि नहीं मिली? देखिए, इंटरनल जो सेटिस्फेक्शन है ना वो कभी भी पैसे से नहीं मिल सकती है, क्योंकि पैसा एक मटेरियल सेटिस्फेक्शन देता है। मेरी जो जॉब प्रोफाइल है फाइनेंशियल मार्केट एनालिस्ट की, वो वन ऑफ द आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाली जॉब है, क्योंकि उसमें पैसा काफ़ी ज़्यादा है। आपने अगर देखा होगा फाइनेंस फील्ड में आजकल काफ़ी ज़्यादा पैसा होता है, काफ़ी ज़्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं उसमें, इसलिए कम लोग हैं और जो है प्रोफाइल काफ़ी अच्छी है। बट मुझे वो चीज़ कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर पाई। उन 2-3 महीनों में, इनफैक्ट उससे पहले मैं 2 महीने उसी जगह पे इंटर्नशिप पे भी था, तब मैं ये चीज़ समझ गया था कि ये चीज़ मुझे अट्रैक्ट नहीं कर सकती है। ये जो पैसा है वो कहीं ना कहीं मुझे अट्रैक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि मुझे लोगों से इंटरेक्शन चाहिए। मैं लोगों के बीच में रहना चाहता हूँ। मतलब मेरी जो एटीट्यूड है वो है प्रॉब्लम सॉल्व करने का। मेरा एक एटीट्यूड है कि मैं लोगों के इश्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश करना चाहता हूँ। तो ये जो जॉब है वो कहीं ना कहीं मुझे पैसा देगी, पर मैं इस जॉब से शायद अपने लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं रह सकता हूँ। आप संतुष्ट होंगे क्योंकि इसके बाद तो अब कुछ बचा ही नहीं। मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जब तक मैं जो मैंने सोचा है काम करने का, जब तक मैं वो काम करके नहीं दिखाऊंगा और जब तक मुझे अंदर से नहीं लगेगा कि मैं जेन्युइनली लोगों की लाइफ चेंज करने के लिए, लोगों के लिए अच्छा करने के लिए कर रहा हूँ, तब तक मुझे नहीं लगता है कि मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और मैंने इस एग्ज़ाम को इसलिए क्रैक नहीं किया है क्योंकि ये एग्ज़ाम क्रैक करना मेरा मकसद था। मेरा मकसद लोगों के लिए काम करना था, और मुझे लगता है कि जब तक वो पूरा नहीं होता तब तक इंसान को सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। मकसद भी बता दीजिए कि कुर्सी मिलने के बाद आपका क्या मकसद होगा, जनता के प्रति आपकी क्या भावनाएं रहेंगी, मतलब क्या एजेंडा होगा आपका? देखिए, 2 चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिन पे मैं हमेशा सोचते रहता हूँ। सबसे पहली चीज़ है जो हम सामाजिक असमानताएं हैं हमारी सोसाइटी में, कास्ट बेस्ड चीज़ें हैं, रिलीजन बेस्ड चीज़ें हैं, और इस तरह की बहुत सारी डिस्क्रिमिनेटरी चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों को मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, और मैं चाहता हूँ कि एक जो समाज है उसमें एक समानता है, उसमें लोग इक्वालिटी जो है आए, और वो इस तरह से आएगी कि हम सरकार की जो स्कीम्स हैं, सरकार की जो भी योजनाएं हैं, सरकार की जो भी पॉलिसीज़ हैं, मैं वो ग्राउंड लेवल पे लेके जाऊँ और लोगों को ऊपर उठाने की कोशिश करूँ। और दूसरा जो मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट एजेंडा है वो है एजुकेशन। मुझे लगता है कि एजुकेशन जो है वो किसी भी इंसान की ज़िंदगी चेंज कर सकता है। किसी भी एक गरीब से गरीब घर का लड़का जब पढ़ लेता है तो वो उस इंसान को, उस पूरे परिवार की लाइफ चेंज कर देता है, उस पूरे परिवार की, उसके आने वाली पीढ़ियों की भी लाइफ धीरे धीरे चेंज करने लगता है। तो मैं चाहता हूँ कि हर गरीब के घर के जो बच्चे हैं वो ज़रूर पढ़ें, और जो सरकारी स्कूल्स का हाल अभी हम देखते हैं, एटलीस्ट मैं जिस जगह पे रहूँगा उस जगह पे इस चीज़ को बदलने की पूरी कोशिश करूँगा। अब तक आपने जितनी भी बातें की वो बहुत अच्छा लगा, काफ़ी आदर्शवाद की बातें करते हैं, और ऐसा देखने को भी मिलता है कि जो नए नए IAS हो जाते हैं, किसी भी पद पे जाते हैं, आदर्शवाद की बातें करते ही करते हैं। तो क्या ये यथार्थवाद में उतर पाएगा, ज़मीन पे आप उतार पाएंगे? अगर कोई प्रेशराइज करे तो कहीं ऐसा ना हो उसके दबाव में आप अपने इस आदर्श को ताक पे रख दें, ऐसा कभी देखने को मिलेगा या नहीं? मैं बस सिंपली इतना कहना चाहूँगा, क्योंकि आप मेरी जॉब प्रोफाइल देख रहे हैं, ठीक है, आप मेरी एज देख रहे हैं, आपसे अभी जो मैंने बोला कि मैं सेटिस्फाइड नहीं रहूँगा तब तक जब तक मैं वो चीज़ नहीं अचीव करता हूँ लोगों के लिए, लोगों की लाइफ चेंज करने का, तब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं रहूँगा। तो ये चीज़ें सिंपल सी बात है कि अगर मैं अपने इंटीग्रिटी को, ठीक है, मैं अपनी जो है कर्तव्य निष्ठा को अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर देता हूँ, अगर उसके साथ समझौता कर लेता हूँ, तो मुझे लगता है कि फिर जो है मैं ज़िंदगी में सेटिस्फाइड क्या, हमेशा खुद
डिससेटिस्फाइड रहने वाला हूँ, तो एक जो है खुश जीवन भी नहीं जी पाऊँगा। तो एटलीस्ट अपने पीस के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए तो मुझे हमेशा अपनी इंटीग्रिटी को, अपनी जो भी प्रॉबिटी है, अपनी जो भी अनकरप्टिव एबिलिटी है उसको मेंटेन रखना होगा। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो लोग इस तरह के हैं भी एडमिनिस्ट्रेशन में, उनको चेंज करने की कोशिश की जाए, या उनसे बात करके या फिर एक्शन ले करके। चाचा जी, आपका बेटा अर्पित जो है बचपन में मतलब उसका स्वभाव कैसा था? क्या शरारती था? अक्सर मतलब क्या होता है, कब आपने उसको आखिरी बार पूछना चाहेंगे कब डांटा होगा या कब मारा होगा, या आपकी बातें ना मानना, बदमाशी करना, ऐसा कुछ? खैर अब तो IAS बन गए, सारी गलतियां माफ़ हो गई होंगी। नहीं, ऐसा नहीं, कहीं कुछ सब कुछ नॉर्मल रहा है। कुछ इस तरह का एटीट्यूड उसका था ही नहीं शुरू से, तो ऐसा कभी अवसर नहीं आया कि डांटना फटकारना तो गार्जियन का धर्म है, करता ही है, लेकिन ऐसा कुछ विशेष नहीं कि फ्रस्ट्रेट हो जाए, इतना डांट, ऐसा नहीं कभी हमने अवसर दिया उनको। काफ़ी आज्ञाकारी थे। हाँ, अब थे भाई, अकेले लड़के थे तो आज्ञाकारी थे। हम लोग भी उस हिसाब से पालने पोसने का, संस्कार देने का प्रयास किए कि समाज में एक स्तर बना रहे। स्तरहीनता का लेवल जो है वो थोड़ा मेंटेन इसलिए करना था, पारिवारिक परिस्थिति, घर परिस्थिति सब इस तरह की थी कि एक सोच थी कि हम लोगों की कि ये इस स्तर से ऊपर ही हमेशा होना चाहिए। उसको हमने प्रयास किया, संस्कार से, शिक्षा से, हर तरफ से उनको, मैंने इस प्रयास में सफल भी मैं रहा। और ऐसे ही हर गार्जियन को करना चाहिए कि बच्चों को संस्कार, पारिवारिक परिवेश और वो जो उनकी इस तरह की एटीट्यूड्स बच्चों की तो होती हैं, उनको सुधारने का प्रयास करिए। डांटने, फटकारने, मारने से बच्चों का ऐसा सुधार होना संभव नहीं है। उनको आप समझाइए, उनको दलीलें दीजिए, उनको समझाइए प्यार से कि ऐसे ऐसे करिए भाई, ऐसा आपका भविष्य अच्छा होगा, तो ज़रूर बच्चे समझेंगे। अब भाई शरारत तो सबके पास होती है, उम्र की जो है वो दहलीज पर आदमी रहता है तो कुछ भी कर सकता है। मतलब बहुत गर्व महसूस हो रहा है अब, मतलब 2-4 दिन हुए जब से रिजल्ट आए, आप अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं? अरे प्रतिक्रियाएं तो ऐसी हैं कि कोई कह रहा है DM के पिताजी जा रहे हैं, तो कोई कह रहा है कि लड़का इनका IAS हो गया। भाई भैया का मत पूछिए, बाबू का मत पूछिए। मैंने कहा ऐसा नहीं, जिस स्तर पे मैं था उसी स्तर पर ऐसा नहीं है कि वही स्तर उन्नयन हो गया तुरंत 2-4 दिन के अंदर। ऐसे बदलाव आने की संभावना इस स्टेज में, इस उम्र में, इस परिवेश में मुश्किल है मेरे लिए। ऐसा नहीं कहीं कुछ है। वो कहने के लिए लोग कहते हैं ठीक है, एक थोड़ा अच्छा मुझे भी लगता है कि अच्छा उसने किया, थोड़ा अच्छा तो ज़रूर लगता है, लेकिन कोई बदलाव की संभावना, लोग जैसा कि समाज के लोग सोचना कि बदल जाएंगे, तो ऐसी संभावना अब इस उम्र में नहीं हो पाएगी। और अच्छा तो लग ही रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और क्या, बहुत गर्व हो रहा होगा आपको, खुशी महसूस हो रही होगी। अच्छा, अर्पित गुप्ता जी के यहाँ अभी 2 बहनें हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे भी थोड़ा अर्पित के बचपन की बातें जानना चाहेंगे, बचपन से लेकर के IAS बनने तक की कहानी। अर्पित गुप्ता जी की 2 बड़ी बहनें हमारे साथ मौजूद हैं। क्या लग रहा है, बचपन में आप दोनों की मतलब लड़ाइयाँ होती होंगी? तो कभी नहीं हुई। वो छोटा था तब मेरी शादी हो गई थी, मतलब छोटा था तभी। उसका 9 से मेरे पास था वो, लेकिन जैसे गोरखपुर पढ़ता था GN में, तो मेरे पास ही था। लड़ाई कभी नहीं हुई है। बड़े थे तो हमेशा अच्छे से ही वो बात करता है। आपकी बातें मानते थे? हाँ बिल्कुल, मेरे साथ ही रहता था, बात भी मानता था। झगड़ा तो कभी नहीं हुआ, बात अच्छे से। आप नहीं झगड़ा करती थी? नहीं, हम लोग अच्छे फ्रेंड्स थे। हम लोग साथ में कारनामे करते थे, मस्तियाँ करते थे, खेलते थे, लेकिन कोई झगड़ा उगड़ा नहीं हुआ हम लोग। माना जाता है कि अक्सर भाइयों बहनों में लड़ाई तो बहुत होती है, हालांकि प्यार भी बहुत होता है, तो मतलब यानी लड़ाई नहीं हुई है? नहीं, हमसे तो बिल्कुल नहीं हुई। शुरू से ही लग रहा है कि आपका भाई संस्कारी रहा, जिसका रिजल्ट आज IAS के रूप में मिला है। हम लोग बड़े भी तो हैं, जैसे हम लोग काफ़ी बड़े थे। तो डर था? डर नहीं था, डर रहा था। मार पड़ेगी ऐसा नहीं है, डर रहता तो मेरे पास क्यों आएगा? बच्चे डरते तो थोड़ी ना आते हैं। नहीं। कैसा लग रहा है? आप उनकी बड़ी बहन है, जाहिर सी बात है खुशी तो महसूस हो रही होगी, लेकिन इसको कैसे शब्दों में बयां कीजिए कुछ? बहुत ज़्यादा खुशी है, और कई बार तो ऐसा लग रहा है कि बोल ही नहीं पा रहे हैं। हाँ, बहुत खुशी है। मेरे घर में पहला कोई ऐसा हुआ। खुशी से इनके शब्द नहीं निकल रहे। इनकी सबसे बड़ी दीदी से हम क्या मतलब खुशी को किस रूप में व्यक्त करना चाह रही हैं? 2-4 दिन हो गए, पार्टी वगैरह दे रहे हैं कि नहीं अपने दोस्तों को? अभी नहीं, अभी तो हम यहीं आ गए हैं।
और ये दोस्त ने कॉल किया होगा कि पार्टी चाहिए, आपका भाई आईएएस बन गया, सबसे बड़ा पोस्ट होता है भारत का। अभी मतलब जब इनका रिजल्ट आया बताया, फिर हम यहीं आ गए हैं, तब से यहीं पे हैं। अब कल मेरी बेटी का बर्थडे था तो हम लोग पार्टी किए हैं। हाँ, अभी पार्टी चलेगी और कंटिन्यू। अभी अब घर जाएंगे तो अपने कॉलोनी में वहाँ पे जो लोग हैं उन लोग को तो देना पड़ेगा। हम गोरखपुर रहते हैं तो अभी अपनी कॉलोनी में तो कुछ नहीं किए हैं, अभी यहीं पे आ गए हैं तो यहीं पे हैं। आपका भाई आईएएस बना है और दूसरे के भाइयों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी कि वो भी भविष्य में कोई अच्छा मुकाम हासिल करके अपने परिवार देश का नाम रोशन करें? अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो आगे बढ़ेंगे ना। हमारे घर हैं काफ़ी लोग, मतलब जैसे मेरी और परिवार में जैसे मेरी जेठान है उनके भी बच्चे हैं, तो सब लोग अभी मतलब पढ़ाई कर रहे हैं। तो सब लोग अब इनसे मतलब कैसे तैयारी किए हैं, आपके भाई कहाँ किए हैं, सब लोग पूछ रहे हैं अभी। ये सारी जानकारियाँ ले रहे हैं? हाँ, कई लोग कॉल किए थे कि मतलब बात भी करना है, और अभी मतलब अभी तो उनके पास टाइम नहीं है, कभी बाद में फ्री होंगे तो बात करा देंगे सबसे। आप तो आईएएस बन चुके हैं, अब जो आपके जूनियर हैं, जो भी इस समय यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, या कोई ऐसा ट्रिक जो पहली दूसरी तीसरी बार में मेंस या इंटरव्यू में छट गए हों? बहुत सिंपल है यार, अगर आपने अभी पढ़ाई शुरू करी है तो प्लीज़ कंसिस्टेंट रहिएगा, ठीक है। निरंतरता बनाए रखिए अपने प्रिपरेशन में, और क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है वो आपसे डिमांड करता है कि आप ब्यूरोक्रेट की तरह सोचें, ब्यूरोक्रेट की तरह कंटिन्यूटी बनाए रखें, और ब्यूरोक्रेट की तरह स्ट्रेस होने के बावजूद भी पढ़ते रहें या काम करते रहें। और लगेंगी वो फेलियर आपको उस प्रिपरेशन के प्रोसेस का एक स्टेज लगने लगेगा, क्योंकि ये प्रिपरेशन थोड़ी सी लंबी होती है। कई सारे लोगों की बहुत लंबी चली जाती है, मैं शायद थोड़ा भाग्यशाली हूँ कि मेरी 2.5 साल में ही ख़त्म हो गई है, लेकिन जनरली लोगों की बहुत लंबी जाती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बस एक बार आप एकाग्रचित हो करके एक निरंतर पढ़ते रहें, बस निरंतर पढ़ते रहें, वो पढ़ाई मत छोड़ें, क्योंकि जब आप पढ़ाई छोड़ेंगे तो आप इस एग्ज़ाम से दूर जाएंगे। तो इस एग्ज़ाम के जितना आप जितना ज़्यादा क्लोजनेस रखना चाहते हैं, उतना ज़्यादा जो है कोशिश करें कि एग्ज़ाम के लिए कंटिन्यूअसली पढ़ते रहें, बस पढ़ाई मत छोड़िए। और आई होप कि आप क्लियर करें इस एग्ज़ाम को, और अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ते रहेंगे तो ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वाभिमान एक्सप्रेस से बात करने के लिए। थैंक यू आपका, और मेरे भी जो भी संदेश है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं चाहूँगा कि आप लोगों के संदेश पहुंचाएं, और यहाँ से जो भी मेरे आसपास के एरिया से, या फिर जो भी लोग यूपी से हैं, या फिर जो भी लोग देश के हैं ये देख रहे हैं, वो इससे थोड़ा मोटिवेट हो करके आगे बढ़ें। कहते हैं संघर्षों भरा उड़ान तय करता है ये आसमान किसका है। अर्पित गुप्ता ने, गोरखपुर के लाल ने पूरे देश में 54वीं रैंक ला करके गोरखपुर का नाम रोशन किया है, कहीं पूर्वांचल का नाम रोशन किया है। अर्पित गुप्ता ने पूरे देश में 54वीं रैंक ला करके गोरखपुर का नाम रोशन किया है। मैं इन्हें शुभकामनाएं देता हूं। आप देख रहे थे स्वाभिमान एक्सप्रेस नागेंद्र यादव के साथ।